Hello guys, how are you? I hope you are doing well. My name is Amit Savai and welcome our channel Awesome Chemistry. So to make chemistry even more awesome, now we are going to start a new chapter that is surface chemistry. हाँ दोस्तों, अभी कोरोना के चलते आप लोगों को गवर्नमेंट ने या आपके मम्मी पापा ने और कई सारे सोर्सेस से ये नोटिस आई होंगी कि अपने हाथ जो है ना हाथ अच्छी तरह से हम लोगों ने धोने चाहिए। और उन लोगों ने क्या बताया होगा कि हाथ धोते टाइम एक आपको पर्टिकुलर प्रोसीजर बताई होंगी हाथ धोने की। और वो प्रोसीजर क्या बताई है कि हाथ ऐसे ऐसे धोना, ऐसे ऐसे धोना, फिर ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे जो उंगलियों की नीप होती है, नीप को भी एक बार धोना और उसके बाद ये ऐसा। ये जो हाथ धोने का जो अपने को नया तरीका बताया है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक वे टू वॉश अवर हैंड्स। और ऐसे हाथ एक्चुअली में कौन धोता है? ऐसे हाथ धोते हैं सर्जन। हाँ, जब भी सर्जन अपना कोई ऑपरेशन करते हैं, उस ऑपरेशन के बाद इस साइंटिफिक वे से वो अपना हाथ धोते हैं। क्यों भला वो ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, सर्जरी के बाद कई सारे जो पेशेंट के अंदर के जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स अपने हैंड के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। और फिर हाँ, सर्जन लोग क्या करते हैं, उनका जो भी सोप वगैरह वो लोग यूज करते होंगे, उस सोप को अपने हैंड के सरफेस के ऊपर लगाते हैं और पूरा फ्रंट साइड बैक साइड पूरा हैंड अपना कवर करते हैं। और वो जो लिक्विड उनके हाथ पर जाता है वो क्या करता है, अगर हैंड के सरफेस के ऊपर कोई जर्म्स है तो उस जर्म्स को वो खत्म कर देता है। मतलब ये जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कहाँ पर होती है? तो वो रिएक्शन होती है अपने हैंड के सरफेस के ऊपर। और इसीलिए पूरी इंडस्ट्री में कई सालों से सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर काफ़ी स्टडी की गई है। क्यों? क्योंकि इसका वाइड यूज़ है, वाइड बेनिफिट्स है सरफेस केमिस्ट्री को सीखने के लिए। सो आज हम कौन कौन से टॉपिक लेने वाले हैं? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सरफेस केमिस्ट्री में आज अपने को ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। उसमें होगा, फर्स्ट होगा एब्सॉर्प्शन, उसके बाद में एडसॉर्प्शन। इन दोनों में क्या फ़र्क है एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में, और मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स एडसॉर्प्शंस के है। ये दो चीज़ें अपने ये कितनी चीज़ें हो गई है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक आज अपने को कवर करने हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, बस ध्यान से सुनते रहिए और सीखते जाइए। तो ये एब्सॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्प्शन क्या होता है? तो सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। एब्सॉर्प्शन, आप लोगों ने एब्सॉर्प्शन नाम तो कई बार सुना होगा कि मान लो यहाँ पे एक स्पंज है, ठीक है? ये स्पंज है और ये स्पंज के ऊपर आपने पानी डाल दिया, ठीक है? स्पंज क्या करेगा? पानी को पूरा एब्सॉर्ब कर लेगा, पानी को अपने अंदर ले लेगा। मतलब आप लोग देखोगे कि थोड़ी देर बाद स्पंज के रू रू तक पानी पहुंच गया पूरे अंदर। और उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द स्पंज। और इसी को क्या बोला है? एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन बोले तो ए बी, एब्सॉर्प्शन की बात मैं कर रहा हूँ, एडसॉर्प्शन की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये होता है एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस के अंदर तक जाते हैं, वो होगा एब्सॉर्प्शन। और लेकिन एडसॉर्प्शन क्या होता है, देखते हैं। एडसॉर्प्शन क्या होता है, मान लो अभी हमने जो बताया आपको कि, और एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है ये। एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है? और एक ब्लैक बोर्ड ने आपने चॉक से इस पर कुछ लिखा, ठीक है? जो भी कुछ आप लोगों ने लिखा होगा,
तो क्या हुआ, चॉक की जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस के मॉलिक्यूल कहाँ गए, वो ब्लैक बोर्ड के सरफेस के ऊपर चिपक गए, राइट। जब हम चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ऐसा होता है क्या कभी चॉक के मॉलिक्यूल ब्लैक बोर्ड के अंदर चले गए? नेवर। चॉक के मॉलिक्यूल ब्लैक बोर्ड के सरफेस के ऊपर ही रहते हैं। मतलब ये जो रिएक्शन होती है चॉक के मॉलिक्यूल्स की, कि चॉक के अपने ही मॉलिक्यूल को छोड़ देना और ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल को पकड़ लेना, ये जो रिएक्शन होती है उसी रिएक्शन को बोलते हैं एडसॉर्प्शन। एडी, एडसॉर्प्शन। ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है, ये होता है एडसॉर्प्शन। और ये जो एडसॉर्प्शन है ये कई और जगह देखने को मिला है। उसको एडसॉर्प्शन के और डिटेल में जाते हैं, एनिमेशन के थ्रू आपको पता चलेगा कि एडसॉर्प्शन की रिएक्शन एग्जैक्टली कैसे होती है। देखो अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मेरे पीछे, यहाँ पे जो रेड वाटर दिख रहा है एक्चुअली वो रेड डाई का वाटर है। और इसी रेड डाई के वाटर में हमने अगर चारकोल डाल दिया तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो रेड कलर जो है वाटर का वो चले जाता है और वो वाटर कलरलेस हो जाता है। मतलब इनफैक्ट वहाँ पे क्या होता है आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, जो चारकोल है, चारकोल क्या करता है, जितने भी रेड डाई के मॉलिक्यूल है, रेड डाई के मॉलिक्यूल को अपने सरफेस के ऊपर खींच लेता है, इसलिए वाटर कलरलेस हो जाता है। और अगर आपने उसको फिर से शेक किया तो शेक करने के बाद वो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल फिर से वाटर में चले जाते हैं और फिर वाटर फिर से रेड हो जाता है, ठीक है। गॉट इट? समझा आपको एग्जैक्ट एडसॉर्प्शन क्या होता है, राइट? तो ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये दोस्तों ये फंडा होता है एडसॉर्प्शन में। तो यहाँ पे आपको मेरे ऊपर दिख रहा होगा एडसॉर्प्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे फर्स्ट दिखाया गया है, ये जो है इन्होंने यहाँ पे इस पॉइंट में यही बोला है कि इंडस्ट्री में काफ़ी जगह काफ़ी सिचुएशन में एडसॉर्प्शन हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली है कि एडसॉर्बेट क्या होता है और एडसॉर्बेंट क्या होता है। देखो दोस्तों, ये पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द मटेरियल on the surface of which the adsorption take place is called adsorbent। मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, राइट। ब्लैक बोर्ड के सरफेस के ऊपर एक रिएक्शन हुई है, क्या रिएक्शन हुई है, चॉक के मॉलिक्यूल ब्लैक बोर्ड को चिपक गए। मतलब ये रिएक्शन चॉक के सरफेस के ऊपर हुई या ब्लैक बोर्ड के सरफेस के ऊपर हुई, राइट। तो ये रिएक्शन हुई ब्लैक बोर्ड के सरफेस के ऊपर। तो जिसके सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट, राइट। मान लो आपने अपने हाथ को सैनिटाइजर लगाया, राइट, सैनिटाइजर आपके हाथ पर गया, सैनिटाइजर की जो भी रिएक्शन करनी है सैनिटाइजर ने वो रिएक्शन की, तो आपका हाथ क्या हुआ, आपका हाथ हुआ एब्सॉर्बेंट, राइट। और जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या होता है, बचा हुआ होता है एब्सॉर्बेट। मान लो हैंड और सैनिटाइजर के केस में एब्सॉर्बेट क्या हुआ, सैनिटाइजर। एब्सॉर्बेंट क्या हुआ, आपका हैंड। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड और व्हाइट चॉक के बीच में अगर रिएक्शन हुई तो एडसॉर्बेंट कौन कौन सा हुआ, एडसॉर्बेंट हुआ ब्लैक बोर्ड, राइट। और चॉक क्या हुआ, चॉक हुआ एब्सॉर्बेट। समझे एब्सॉर्बेट और एब्सॉर्बेंट में फर्क, ठीक है। और उसमें बाद में बताया गया है कि इतने जो सारे एग्जाम्पल्स है, ये सारे एग्जाम्पल्स ये गुड एब्सॉर्बेंट के एग्जाम्पल्स हैं। और आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए होंगी तो मैं वीडियो के नीचे यूट्यूब पे इसका मेरा नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग मेरे को कॉल सॉरी व्हाट्सअप करके आप अपनी पीडीएफ मंगवा सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो अब एडसॉर्प्शन इन एक्शन।
जैसा कि हमने अभी वीडियो में देखा कि क्या होता है, लगे तो वीडियो में एक बार फिर से लगा देता हूँ। ये रेड डाई का वीडियो हमने देखा था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड डाई का लिक्विड है, राइट। रेड डाई के लिक्विड में हम लोग क्या हम लोगों ने क्या डाला, हमने चारकोल डाला। चारकोल ने क्या किया, रेड डाई के लिक्विड में जितने भी कलर मॉलिक्यूल है, कलर मॉलिक्यूल अपने सरफेस पे खींच लिए। सरफेस मॉलिक्यूल पे अगर कलर मॉलिक्यूल चले गए तो इसलिए वो वाटर कलरलेस दिख गया और कलरलेस हो गया। और जब हमने उसको फिर से शेक किया तो शेक करने के बाद क्या हुआ, वो जो मॉलिक्यूल थे जो चारकोल के सरफेस के ऊपर गए थे वो फिर से वाटर में मिक्स हो गए और वाटर को फिर से रेड कलर आ गया। तो यही एग्जाम्पल जो है, यही एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे रेड डाई के इसमें बताया गया है। और ये जो एग्जाम्पल्स है ये एब्सॉर्प्शन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और एक एग्जाम्पल ये भी है, थोड़े काम का है, कि एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। मान लो आप अपने रूम में काफ़ी सारा सिलिका जेल डाल दो तो क्या होगा, जो भी वाटर मॉलिक्यूल है आसपास के वो सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर बैठ जाएंगे और फिर इनडायरेक्टली आपका एटमॉस्फेयर कैसे हो जाएगा, आपका एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका अपोजिट, एब्सॉर्प्शन के अपोजिट क्या है। मान लो अभी का एग्जांपल फिर से याद करो। रेड डाई का सॉल्यूशन था रेड कलर का, राइट। चारकोल उसमें डाला था। चारकोल डालने के बाद क्या हुआ, चारकोल ने वाटर के कलर मॉलिक्यूल अपने सरफेस पे खींच लिए, राइट। तो वहाँ पे अपने सरफेस को अगर खींच लिए तो उसको क्या बोलेंगे हम, एड्सॉर्प्शन। लेकिन जब हमने वो शेक किया, शेक करने के बाद क्या हुआ, वो जो मॉलिक्यूल थे जो सरफेस के ऊपर थे वो सरफेस के मॉलिक्यूल फिर से वाटर में चले गए। तो ये जो रिवर्स रिएक्शन रहते हैं उस रिवर्स रिएक्शन को बोलते हैं डिस्पोर्शन, राइट। रिवर्स रिएक्शन को बोलते हैं डिस्पोर्शन। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है, बोर्ड के एग्जाम में आएंगे तो ये आप लोग रख लो इसको। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है डिस्टिंग्विश बिटवीन एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन, राइट। तो क्या दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, ये डिफरेंस हम बड़ी आसानी से कोई भी बता सकता है। देखते हैं वन बाय वन क्या है। यहाँ पे फर्स्ट तो डेफिनेशन है, एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है। तो ऑब्वियसली कोई भी बता देगा। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, पूरे सब्सटेंस के रूट तक वो मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं। और एडसॉर्प्शन में क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होती है। फिनोमिना क्या होता है, ये बल्क फिनोमिना होता है, बल्क फिनोमिना, राइट। और ये क्या होता है, ये सरफेस फिनोमिना होता है। हीट एक्सचेंज, तो एब्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है और एडसॉर्प्शन की रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, राइट। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है ये हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का इसके ऊपर, एब्सॉर्प्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और एडसॉर्प्शन के ऊपर टेम्परेचर का काफ़ी फर्क पड़ता है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेडीली इंक्रीज होता है और बाद में इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट होता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है थ्रू आउट द मीडियम, ये कॉन्सेंट्रेशन ये कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन जो होती है ये रिएक्शन सरफेस के ऊपर होती है, इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है बल्क सब्सटेंस से। ठीक है, ये हो गई डिस्टिंग्विश बिटवीन एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन। अब देखते हैं ये मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होता है, मतलब ये मैकेनिज्म, मतलब ये जो एडसॉर्प्शन है ये होता क्यों है और ये कैसे होता है। इसमें आपको पता चलेगा एडसॉर्प्शन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है, ये आपको ध्यान से देखना है। अभी मान लो यहाँ पे
कोई लिक्विड लिया जाए, यहाँ पे ये लिक्विड हम लोगों ने लिया, तो ये लिक्विड में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल जो लिक्विड के अंदर है और दूसरे मॉलिक्यूल जो लिक्विड के सरफेस पे है। ठीक है, तो देखो इन दो मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल के चारों तरफ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ रहता है। मतलब इस साइड से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इस साइड से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो अगर चारों तरफ उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस केस में ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल काफ़ी बैलेंस स्टेट में होता है और कंप्लीटली स्टेबल फॉर्म में वो होता है। इसलिए उसमें एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी लेवल कम रहती है। लेकिन जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, वो सरफेस के मॉलिक्यूल सिर्फ 3 डायरेक्शन से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके रहते हैं। एक फोर्स नीचे के मॉलिक्यूल के साथ रहता है, एक लेफ्ट और एक राइट के साइड में उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। लेकिन ऊपर की जो जगह है, ऊपर की जगह खाली रहती है। इसलिए क्या होता है, अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाए, तो ये फटाक से उसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बना देता है। इसका ही मतलब क्या है, इसका ही मतलब ये है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल रहता है, जो सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर के मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी लेवल जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो एक मिनट, एक मिनट आएगा। हम लोग कहाँ थे? अच्छा, यहाँ पे चला गया, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। हम लोग यहाँ पे थे मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन के ऊपर। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या सीन है। तो यहाँ पे मान लो एक लिक्विड है, राइट। लिक्विड में दो टाइप के मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल लिक्विड के बीच में है और मान लो एक मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है। तो जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल था और लिक्विड के ऊपर के मॉलिक्यूल, लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल की एक बार कंडीशन देखते हैं कि क्या है। तो ये जो अंदर का मॉलिक्यूल है, ये काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल रहता है, क्योंकि उसके चारों और अदर मॉलिक्यूल के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बनी हुई रहती है, राइट। इसलिए ये स्टेबल भी होता है और इसके अंदर लो एनर्जी यहाँ पे रहती है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर रहता है, उसके सिर्फ 3 डायरेक्शन से ही अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग रहती है और इसकी एक जगह खाली रहती है। एक जगह खाली रहने के कारण ये जो मॉलिक्यूल है, ये हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल रहता है, राइट। और अनस्टेबल मॉलिक्यूल में हमेशा एनर्जी लेवल जो होती है, वो एनर्जी लेवल जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। इसलिए इस मॉलिक्यूल में हमेशा ज़्यादा एनर्जी लेवल होती है। अब जब बाहर का कोई मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए आए, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसकी एक जगह तो खाली है, ये फटक से उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे ही उसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल का क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बनने के बाद स्टेबल हो जाएगा। मतलब पहले एनर्जी लेवल उसकी हाई थी और जब वो स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी लेवल लो हो गई। मतलब एनर्जी पहले ज़्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई, राइट। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हो गई। मतलब हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर थर्मोडायनामिक आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले तो क्या रहती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो बोले तो क्या रहता है, आउट। थर्मिक बोले तो क्या रहता है, थर्मल एनर्जी। मतलब एनर्जी जो होती है वो आउट हो जाती है, एनर्जी चली जाती है और इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए एडसॉर्प्शन में क्या होता है, एडसॉर्प्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। गॉट इट? समझा आप लोगों को? पक्का?
देखिए नेक्स्ट क्या है। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। इस चीज़ में आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है, इतना ही कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो बाहरी गैस से अपना बॉन्ड बना देते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल रहते हैं। बॉन्ड बनने के बाद वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल से अगर स्टेबल हो गए तो उसकी एनर्जी लेवल हमेशा कम हो जाती है। एनर्जी लेवल कम होने की वजह से जो रिएक्शन होती है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखते हैं वही यहाँ पे बात बताई गई है, इसी टॉपिक को आगे लिखे गया है। यहाँ पे जैसा हमने अभी बताया कि डेल्टा एच की वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है। आप लोगों ने अगर थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा थर्मोडायनामिक्स में गिब्स इक्वेशन है। गिब्स इक्वेशन बोले तो क्या रहता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये गिब्स इक्वेशन है। लेकिन इसमें क्या होता है, अभी एब्सॉर्प्शन में डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है, राइट। मतलब एब्सॉर्प्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से एंथैल्पी और एंट्रोपी, एंथैल्पी और एंट्रोपी ये दोनों निगेटिव होते हैं। तो देखो इसका गिब्स इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ता है। देखो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है क्योंकि एंथैल्पी निगेटिव है, एंट्रोपी निगेटिव, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि डेल्टा एस की भी वैल्यू क्या है, निगेटिव। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव हुई तो टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, राइट। तो अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा टी डेल्टा एस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। लेकिन इसमें क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू इतनी निगेटिव रहती है कि फाइनली ये टी डेल्टा एस को भी ओवरकम करके डेल्टा जी की वैल्यू फाइनल वैल्यू निगेटिव रहती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर सरफेस का मॉलिक्यूल किसी बाहरी एटम से अगर रिएक्शन करे तो धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है। मतलब जैसे ही अ, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने जाती है तो ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है ये कम निगेटिव होते जाती है। कम निगेटिव होते जाती है मतलब ऐसा मानो, फॉर एग्जांपल टी डेल्टा एस की वैल्यू 10 है, राइट। और अभी डेल्टा एच की वैल्यू -40 है, राइट। तो इसका डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएंगी, डेल्टा जी की वैल्यू आएंगी हाँ, डेल्टा जी की वैल्यू आएंगी -30, राइट। मान लो रिएक्शन धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की ओर जा रही है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम की ओर जा रही है तो पहले जो डेल्टा एच की वैल्यू -40 थी अब वो -40 के बदले -30 के ऊपर आ जाएंगी, -20 के ऊपर आ जाएंगी। और धीरे धीरे वो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचती है तो क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा एस की डेल्टा टी सॉरी टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो सेम हो जाती है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाता है। मतलब मान लो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे -40 से -30 के ऊपर आ गया और फिर इक्विलिब्रियम स्टेट पे -10 आ गई। और टी डेल्टा एस की वैल्यू पहले से ही +10 थी तो डेल्टा जी -10 + 10 तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस होता है और डेल्टा जी 0 रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गॉट इट, समझा सब। तो इस चीज़ में आपको कौन सी बात मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन में आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है,
निगेटिव होती है और एंथैल्पी एंट्रोपी दोनों निगेटिव होने के कारण टी डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो भी निगेटिव होती है। लेकिन गिब्स फ्री इक्वेशन क्या है? गिब्स फ्री इक्वेशन है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये टी डेल्टा एस की वैल्यू भी निगेटिव होने के कारण वो हो जाएगा माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस क्यों? क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव 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 पॉजिटिव और डेल्टा एच निगेटिव होने के कारण। लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेम्प्ट होता है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो होता है। और डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो क्यों होता है? क्योंकि इक्विलिब्रियम में डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस इतनी हो जाती है, इसलिए इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। इतनी बात आप लोग अपने दिमाग में रखो या अपने जेब में रखो, आपको एंड टाइम पे एग्जाम पे याद आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कौन से टाइप्स ऑफ एब्सॉर्प्शन होते हैं। तो दोस्तों दो टाइप के एब्सॉर्प्शन होते हैं। एक होता है फिजिकल एब्सॉर्प्शन, यहाँ पे दिया है। एक होता है फिजिकल एब्सॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एब्सॉर्प्शन। फिजिकल एब्सॉर्प्शन को फिजियोप्शन भी बोलते हैं और केमिकल एब्सॉर्प्शन को केमियो एब्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो ये फिजिकल एब्सॉर्प्शन और केमिकल एब्सॉर्प्शन में क्या फ़र्क है? तो देखो, ये जो फिजिकल एब्सॉर्प्शन है उसमें जो भी बॉन्डिंग की रिएक्शन होती है वो बॉन्डिंग की रिएक्शन वंडरवॉल फोर्स के वजह से होती है। अब आप लोगों को वंडरवॉल फोर्स क्या होते हैं ये एक तो पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि वंडरवॉल फोर्स क्या होते हैं। तो राइट, देखो वंडरवॉल फोर्स क्या होता है। मान लो यहाँ पे दो एटम है, राइट, और ये दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी फास्ट इसके आसपास मूव होते रहते हैं, राइट, और इसके इलेक्ट्रॉन भी काफ़ी फास्ट इसके आसपास मूव होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, मान लो ये दो एटम है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे घूमते घूमते एक एंड पे आ गए। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन एक एंड पे आ गए मतलब इस एटम का जो चार्ज है फाइनल, वो फाइनल चार्ज निगेटिव हुआ होगा। इसका निगेटिव हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आए, इसका ही मतलब क्या है, इसका जो चार्ज है वो चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब जब ये अलग अलग चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायपोल, राइट। डायपोल, डायपोल मूवमेंट, डाय बोले तो दो और पोल मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दो पोल क्रिएट होते हैं और दो पोल अपोजिट पोल हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको अच्छे से एकदम ग्राफिक्स के माध्यम से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये डायपोल डायपोल मूवमेंट क्या होता है। यहाँ पे आपको दिखेगा वंडरवॉल फोर्स क्या होता है। तो देखो, अच्छा मैं बीच में आ रहा हूँ, मैं खुद को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इनफ। देखो डायपोल, डाय बोले तो क्या रहता है? दो, पोल बोले तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह ये बिहेव करते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एग्जाम्पल दिया है। अब देखो इसमें क्या होता है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जब भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास होते हैं तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन की फील्ड क्रिएट हो जाती है। फील्ड क्रिएट हो जाती है मतलब जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो काफ़ी फास्ट काफ़ी स्पीड से उसके आसपास घूमते रहते हैं। और उसके आसपास घूमने की वजह से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एंड के ऊपर चले जाते हैं, राइट, और एक एंड के ऊपर अगर चले गए तो उस एंड को ऑटोमेटिकली हम क्या बोलेंगे, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब जो बचा हुआ चार्ज है वो बचा हुआ चार्ज कौन सा रहता है? वो पॉजिटिव चार्ज होता है।
और ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डायपोल डायपोल मूवमेंट। और वो जो फोर्स होता है जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स। ये फोर्स काफी निग्लिजिबल होता है, काफी हल्का रहता है, मतलब इतना हल्का कि आप समझ लो कि एक लड़का है, एक लड़के ने एक लड़की को देखा, लड़की ने एक लड़के को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन साल भर कुछ भी बात नहीं की, सिर्फ एक दूसरे को कभी कभार देखते रह गए। और इतना हल्का वो फोर्स रहता है, इतना हल्का वो बॉन्ड रहता है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रहता वंडरवॉल फोर्स का। और ये वंडरवॉल फोर्स तभी वर्क करता है जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनफ हो। अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर कम है तो वंडरवॉल फोर्स वहाँ पे जनरेट नहीं होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो पहले की इलेक्ट्रोनेगेटिव है 3.44, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55 और तीसरे की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.44। तो जो बीच का है, बीच के साथ क्या हो रहा है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर मिल रही है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर मिल रही है, इसलिए वो स्टेबल हो जाएगा, उसमें तो कोई वंडरवॉल फोर्स नहीं क्रिएट होगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स या डायपोल डायपोल मूवमेंट। तो जितने भी एटम सरफेस के ऊपर, जितने भी एड्सॉर्प्शन रिएक्शन सरफेस के ऊपर हो रही है, जो वंडरवॉल फोर्स के कारण हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन, राइट। समझा आपको अभी फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? ठीक है, अब मैं फिर से बड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं केमिकल एब्सॉर्प्शन क्या रहता है। तो देखो केमिकल एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, मान लो ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर तो कोई लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की इन थ्री साइड में उसकी बॉन्डिंग हो चुकी है, उसकी एक जगह खाली है, और यहाँ पे अगर कोई गैस आ गया और वो गैस के साथ अगर उसने बॉन्ड बना ली, लेकिन ये बॉन्ड उसने वंडरवॉल फोर्स से नहीं, केमिकल बॉन्डिंग से, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स से उसने अगर केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे उस गैस के साथ बनाई है, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो ये फर्क होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में और केमिकल एड्सॉर्प्शन में। अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन का किसी ने आपको पूछा मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस यही बता देना कि जो भी भारी मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन, ये बॉन्ड बनाता है, अगर वो बॉन्ड वंडरवॉल फोर्स की वजह से बना है तो होगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अगर वो केमिकल फोर्स से केमिकल बॉन्डिंग बनाता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग बनाता है, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन। और उसको क्या बोलते हैं, केमियोसॉर्प्शन, राइट। उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक तरीके से सीख लेना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आगे बताए हैं, वन बाय वन देखेंगे, और ये आज का अपना लास्ट टॉपिक है। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें फर्स्ट में होता है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। देखो ये जो है फिजियोप्शन, मतलब बोले तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोले तो क्या, जो जहाँ पे वंडरवॉल फोर्स वर्क कर रहा है, अगर उस वंडरवॉल फोर्स में जो सरफेस है, सरफेस की जो एब्सॉर्बेंट है, वहाँ पे कोई वो ऑब्वियसली वंडरवॉल फोर्स की वजह से वो एब्सॉर्प्शन होता है, और उसका जो नेचर है वो नेचर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वंडरवॉल नेचर ऑफ गैस के ऊपर वो चीज़ डिपेंड रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर जो सरफेस के ऊपर के मॉलिक्यूल है,
और जो गैस है उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनफ नहीं है तो वहाँ पे वंडरवॉल फोर्स जनरेट नहीं होगा, और वंडरवॉल फोर्स अगर जनरेट नहीं हुआ तो वंडरवॉल बॉन्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, और पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे एड्सॉर्प्शन नहीं होता। तो जो भी फिजिकल एड्सॉर्प्शन में होता है वो होता है नेचर ऑफ एब्सॉर्बेट और एब्सॉर्बेंट के नेचर के ऊपर वो डिपेंड रहता है। उसके बाद क्या बोला है कि यहाँ पे फिजिकल एब्सॉर्प्शन में ये जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, राइट। और इसमें जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी फिजिकल एब्सॉर्प्शन में जो होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के रीजन से एंथैल्पी इसमें काफ़ी लो होती है, राइट। और उसके बाद देखते हैं केमिकल एब्सॉर्प्शन। केमिकल एब्सॉर्प्शन की हम क्या बोलेंगे, केमिसॉर्प्शन, और उसमें स्पेसिफिसिटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, राइट। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन भी यहाँ पे एक्सोथर्मिक ही होता है, और ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। लो टेम्परेचर और टेम्परेचर इसके ऊपर मैटर करता है, और टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड रहती है। दोनों रिएक्शन फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड रहती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा केमिकल एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होती है। उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो एंथैल्पी इसमें क्वाइट हाई होती है। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन, बोले तो फिजियोप्शन और केमियोसॉर्प्शन, राइट। तो दोस्तों आज के जितने भी हम 5-6 टॉपिक लेने वाले थे ये टॉपिक अपने अभी कंप्लीट हो गए हैं। तो हम अभी लास्ट मिनट रिव्यू लेंगे। लास्ट मिनट रिव्यू में क्या होगा, लास्ट के 1 मिनट के अंदर अंदर आपको अभी तक जितना सिखाया उतना रिकॉल करके मेरे को रिव्यू देना है। आज रिव्यू मैं खुद ही दूंगा, लेकिन अगली बार आपको देना है। देखो आज हमने कौन कौन सी बातें सीखी, और उस जो बातें हैं वो उसमें से कौन सी बातें अपने को ध्यान में रखनी जैसी है, ठीक है। याद करो आज हमने शुरुआत कहाँ से की, शुरुआत हमने की एड्सॉर्प्शन से, राइट। एड्सॉर्प्शन से शुरुआत की, उसके बाद एड्सॉर्प्शन देखा, फिर उसके बीच में दोनों में डिफरेंस देखा, मैकेनिज्म देखा, मैकेनिज्म के बाद टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन देखे, 2 टाइप होते हैं फिजिकल और केमिकल, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। तो विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर आज हम पूरे आज के लेक्चर का रिव्यू लेंगे। देखो यहाँ पे टाइमर आ गया 1 मिनट का, और फटाफट अपना रिव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो एब्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्सॉर्प्शन के अंदर कोई जो सब्सटेंसेस रहते हैं, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आपने पानी डाल दिया तो पानी प्रिजम्स के अंदर चला जाता है, ये क्या होता है, ये होता है एब्सॉर्प्शन। लेकिन अगर आप ब्लैकबोर्ड के ऊपर चॉक देंगे तो ब्लैकबोर्ड के अंदर चॉक नहीं जाता, ब्लैकबोर्ड की सरफेस के ऊपर ही चॉक मतलब ये जो तो एनर्जी मतलब एनर्जी जाती है। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, एनर्जी आती है। एंडोथर्मिक, एंडो बोले तो इन, थर्मिक बोले तो एनर्जी मतलब एनर्जी आती है। ये दो मेन डिफरेंस एब्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में है। ये जो रिएक्शन है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये जो एब्सॉर्प्शन रिएक्शन है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ये 3 मेन डिफरेंस इसमें है। उसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन देखो उसमें क्या होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन में हमने ये सीखा था
कि जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है वो अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल होने की वजह से उसके अंदर एनर्जी हाई रहती है। तो जब बाहर के किसी गैस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो वो दो वे से रिएक्शन करता है। आइदर वो बॉन्ड जो करता है वो वंडरवॉल फोर्स से करता है, राइट, और नहीं तो वो जो बॉन्ड बनाता है वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। अगर वंडरवॉल फोर्स से अगर वो बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल एडसॉर्प्शन और फिजियोप्शन। अगर वो केमिकल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमियोसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन। और उसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमने देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने अभी तक वही देखा कि इसमें जो स्पेसिफिसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं रहती, उसमें जो एंथैल्पी होती है वो काफ़ी लो रहती है। लेकिन जो केमियस ऑप्शन है, केमिकल एडसॉर्प्शन, उसमें स्पेसिफिसिटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड रहती है, और ये जो एंथैल्पी हो एंथैल्पी ज़्यादा रहती है। ये हो गया आज का टॉपिक। तो इसी के ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक कल का कवर करेंगे, इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। यही वीडियो आपको मिलते रहे इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।